नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी 1 सितंबर 2024 को एनडीए सीडीएस की लिखित परीक्षा कराने जा रहा है। तो जो बच्चे आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो एनडीए के माध्यम से हो चाहे सीडीएस के माध्यम से, तो उनको हमारी जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी उनको टिप्स दे रहे हैं महत्वपूर्ण की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास बहुत कम समय बचा है तैयारी के लिए। तो उसके लिए एक सुनियोजित रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि हम कैसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी तक आपने देखा हमारे वीडियो में अंग्रेजी हो, गणित हो, जीएस हो, करंट अफेयर हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, हमने इन विषयों के साथ बात करी अलग अलग वीडियोस में। लेकिन अभी हमारे साथ है दून डिफेंस एकेडमी के जो एकेडमिक हेड हैं उदय मेहरा सर। तो आज इनसे बात करेंगे कि हम ओवरऑल तैयारी कैसे करेंगे। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो आपका स्वागत है हमारे यहाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं एनडीए एग्ज़ाम, है ना, तो उनके लिए ये मतलब आईआईटी से कितना अलग एग्ज़ाम है ये, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है एनडीए सीडीएस और आईआईटी वगैरह? देखिए, आईआईटी का एग्ज़ाम और एनडीए का एग्ज़ाम दोनों एक ही एज ग्रुप के बच्चों के लिए है, बट जो रिक्वायरमेंट आईआईटी की है और जो रिक्वायरमेंट डिफेंस सर्विसेज के लिए दोनों बहुत अलग है। आईआईटी में मेनली टेक्निकल अप्रोच चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए, कुछ टेक्निकलिटीज़ उसमें ज़्यादा होती है। बट अगर हम डिफेंस सर्विसेज की बात करें तो डिफेंस सर्विसेज में मेनली बच्चे की एक ओवरऑल जो उसकी पर्सनालिटी है, चाहे वो फील्ड पे हो, चाहे वो गेम्स में हो या वो सब्जेक्ट्स में हो, तो वो सब कुछ उसमें मेजर की जाती है, सब कुछ देखा जाता है। एवरेज मतलब एक एवरेज बच्चा चाहिए उनको, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा स्टूडियस हो या बहुत ज़्यादा वीक हो। एक एवरेज जो स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास के अंदर, दे कैन ऑल्सो क्रैक डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम बहुत ईजीली। सो आईआईटी और इसको कंपेयर करना मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं होगा। अच्छा सर, जो बच्चे एनडीए सीडीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए पहले प्रयास में या 2-3 अटेम्प्ट में कितना कठिन होता है एग्ज़ाम निकालना? सर देखिए, अटेम्प्ट्स पे डिपेंड नहीं करता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेगा या सेकंड में या थर्ड में। इट ऑल डिपेंड्स कि एग्ज़ाम देने से पहले उसकी तैयारी कितनी है, उसने कितना टाइम पहले अपनी तैयारी स्टार्ट करी है और वो एग्ज़ाम को कितना समझ पाया है। जितनी जल्दी उस एग्ज़ाम को वो समझ पाए और जितनी जल्दी अपनी वीकनेसेस पे वो उस पर काम कर पाएगा, उतनी जल्दी वो अपना एग्ज़ाम क्रैक करेगा। ये इस चीज़ पे मैटर नहीं करता कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल रहा है, सेकंड पे निकाल रहा है, थर्ड। लास्ट में उसको अगर एसएसबी क्रैक होती तो बनना तो उसका ऑफिसर ही है। सो इट डज़ नॉट डिपेंड कि वो फर्स्ट में निकालेगा या इस चीज़ पे कोई मैटर नहीं करता। मेन थिंग इज़ कि उसने एग्ज़ाम को कितनी अच्छी तरीके से समझा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। सर ये जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हमने बच्चों से जानकारी ली, इनसे बात करी, तो कई बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो जिनके आधार पर हमने ये क्वेश्चन तैयार किए। तो बच्चों को ये कहना है कि अगर हम स्कोर करना है अटेम्प्ट मतलब रिटर्न क्लियर करने के लिए, तो किन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें स्कोर दे सकते हैं ना, विषय जो हैं? सर देखिए, अगर बच्चा स्कोरिंग सब्जेक्ट ढूंढ रहा है कि मैं कौन सा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ूँ कि जिससे मुझे स्कोर ज़्यादा अच्छा आ सकता है, ये डिपेंड करता है बच्चे की इंटरेस्ट पे कि उसका इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट में आता है। सी यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक्स होता है और एक जीएटी होता है, डैट इज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर स्कूल लेवल पे 11th-12th में अगर उसकी मैथ्स और साइंस बहुत अच्छी रही है और उसका इंटरेस्ट उसमें रहा है, तो उसके लिए मैथ्स और साइंस ईजी होगा। और अगर उसका सपोज़ 10th तक उसने सोशल स्टडीज़ पढ़ी है, वहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहा है, तो उसको वो वाले सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है कि आप मैथ्स में और जीएटी में दोनों में क्वालिफाई करना है आपको। उसमें आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ के जाऊँगा तो मैं जीएटी पढ़ जाऊँगा तो मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, वो क्रैक हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका क्रैक हो जाए और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो उसको दोनों पेपर में दोनों में बैलेंस बनाना है और ये जो प्रिपरेशन मांगता है। अदरवाइज़ अगर उसको जो रिक्वायरमेंट यूपीएससी की थी इसमें, अगर उनको ऐसे ही करना होता तो सिर्फ मैथ्स का पेपर रखते हो या फिर वो चॉइस दे देते कि भाई सिर्फ जीएटी आप दे सकते हो, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दोनों पेपर देने हैं बच्चे को और दोनों पेपर में उसको क्वालिफाई करना है, तो इक्वल बैलेंस लेके उसको चलना पड़ेगा। बाकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में होता है, जैसे जीएस में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें वो अपनी चॉइस रख सकता है, उसमें देख सकता है किस में ज़्यादा वेटेज है किस में नहीं है, तो वेटेज के अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सर जैसा कि हम जानते हैं 1 सितंबर को एग्ज़ाम है एनडीए सीडीएस का, तो इसके लिए बच्चों के पास बहुत कम समय बचा है तैयारी के लिए। तो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी क्योंकि समय कम है, रिवीजन का टाइम ज़्यादा लगता है मुझे होगा अभी, तो अभी एक मतलब सटीक रणनीति क्या हो सकती है कि जो हम अपनी तैयारी को प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें? सर देखिए, अभी जैसे कि लगभग 1.5 महीने के आसपास रह गया है बच्चे के लिए, तो
उसमें लास्ट में इन 40, 50, 60 डेज़ में क्या कर सकते हैं कि जितना उसने पढ़ाई अपनी अभी तक करी है, जितना भी उसने कोर्स अपना कवर किया है, उसको वो अच्छे से रिवाइज कर सकता है। ठीक है, रिवीजन इज़ द की फॉर दिस एग्ज़ाम। जितना टाइमली वो रिवीजन अपना कर ले, सिलेबस को अच्छी तरीके से देख ले, दोबारा से पढ़ ले उसको, तो उसमें एग्ज़ाम में उसके नेगेटिव के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम में उसको एक्सेल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सर जैसे बच्चे पता नहीं होता है, क्योंकि ND-CDS में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 100% तो हमें करना नहीं है, तो उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे ताकि नेगेटिव मार्किंग से भी बचें हम और अपना पेपर भी करेक्ट कर लें हम? देखिए, पेपर देने से पहले एटलीस्ट बच्चे को कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 मॉक टेस्ट उसको लगा लेने चाहिए। जितने भी एकेडमीज़ के अंदर जो मॉक टेस्ट चलते हैं, जो लोग ऑफ़र करते हैं, लाइक हमारी एकेडमी भी ऑफ़र करती है मॉक टेस्ट, ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट है हमारे पास, ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी है। तो मॉक टेस्ट से क्या रहता है कि बच्चे को एग्ज़ाम का एक तरीके से जैसे ट्रेलर होता है, एग्ज़ाम का एक प्रीव्यू होता है, तो वो उसमें उसको वो माहौल में बैठकर यहाँ पे वो टेस्ट देगा, तो उसको थोड़ा एक प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से वहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, किस तरीके से उसको नेगेटिव मार्किंग अपनी कम करनी है। तो जब वो अपना यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेगा या कहीं पे भी ज्वाइन करता है, तो थोड़ा सा उसको एग्ज़ाम के बारे में वो फ्रेंडलियर हो जाता है, तो उसको एकदम से शॉक नहीं लगता एग्ज़ाम में जाके कि यार ये किस तरीके का पेपर आ गया मेरे पास और मैं कैसे इसको अटेम्प्ट करूँगा, तो यूज्ड टू हो जाता है बच्चा। अच्छा सर, अभी आपने वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट की बात करी, तो इससे बच्चे को और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और जो बच्चे नहीं देते उनको किस तरह का नुकसान होता है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो नहीं देते हैं उनको क्या है। अब एक ये होता है कि हम डेली क्लास में आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत सही पढ़ रहे हैं, और क्लास में तो सब कुछ समझ में आ जाता है, मोस्टली नहीं समझ में आता, टीचर से आप अलग से जाके पूछ लेते हो। बट यहाँ पे 4 से 5 घंटे बिताने के बाद बच्चा अपने हॉस्टल में जाके, अपने रूम में जाके वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट 20 आवर्स वो क्या अपने किस तरीके से उनको निकाल रहा है 20 घंटे को, वो सेल्फ स्टडी कितनी कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है, वो सब कुछ वहाँ डिपेंड करता है उसके प्रिपरेशन पर। तो लाइक देखिए, कोचिंग से बहुत बच्चे आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, बाकी ऑल इंडिया में और भी कोचिंग्स हैं, वहाँ भी बच्चे जाते हैं। कोचिंग तो सब लोग अटेंड कर ही रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कोचिंग से निकलने के बाद वो अपने रूम में जाके, अपने हॉस्टल में जाके वो कितना अपनी पढ़ाई पे टाइम दे पा रहा है, कितना नहीं दे पा रहा है, वो डिपेंड करता है। सपोज़ वहाँ पे वो रिवीजन नहीं कर रहा है या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और उसे लग रहा है 4 घंटे आगे यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है, बट फिर जब वो जिस दिन एग्ज़ाम में बैठेगा बिना मॉक टेस्ट के, तो वहाँ पे थोड़ा उसको शॉक लग सकता है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, जो लोग वीकली टेस्ट दे रहे हैं, उसको उन बच्चों को एटलीस्ट अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ, अपना जो टॉपिक होते हैं उसमें कितनी कमी है, कितना, कई बार ऐसा होता है हमें लगता है हमें सब कुछ समझ में आ गया, सब पढ़ाई समझ में आ गई, बट जब क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तब क्वेश्चन लगते नहीं है। तो वहाँ से उन बच्चों को अपनी वीकनेसेस पता चलती हैं, तो उस पर वो अपने काम कर सकते हैं, अपनी फैकल्टीज़, अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं कि किस तरीके से दे कैन ओवरकम दोज डिफ़िकल्टीज़। तो उसके लिए उनको वो एडवांटेज वहाँ मिलती है जो बच्चा वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट देता है। साथ साथ मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट भी समझ, टाइम मैनेजमेंट है, बहुत चीज़ें, बहुत एडवांटेज होती है उसकी कि भाई टाइम को कैसे मैनेज करना है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना है, किस टॉपिक पे कितना टाइम लगाना है, वो सब कुछ उसको वहाँ पे पहले से तैयार हो जाता है। बिल्कुल सर जैसे जो बच्चे NDA-CDS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या चाहे वो देहरादून में हो चाहे बाहर कहीं भी हो, तो जैसे बहुत सारे पब्लिशर हैं, राइटर्स हैं, उनकी बुक्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में, तो आप किसको प्रीफर करेंगे कि बच्चा उसको, मतलब किस पब्लिशर की या किस एकेडमी की बुक को पढ़े? देखिए अनिल जी, जब भी कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करता है, तो जैसे कि आपने बोला कि मटेरियल तो बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ऑनलाइन भी बहुत आजकल तो बहुत अवेलेबल हो चुका है, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारे टीचर्स हैं उस पर। अभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं पता होता है कि उसको क्या नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्या पढ़ना है वो तो सब बता ही रहे हैं कि भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ये करोगे, बट क्या नहीं पढ़ना है वो उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई मुझे इतना छोड़ना है एग्ज़ाम के लिए। जब उसको वो चीज़ पता चल जाएगी, बिकॉज एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं, बट उसको अपना टाइम भी बचाना है, बिकॉज प्रिपरेशन के लिए उसको लिमिटेड टाइम मिलता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसको क्या नहीं करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसे पता होना चाहिए। अब इसके लिए हम आते हैं मटेरियल पे। बेस्ट मटेरियल इन द मार्केट अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिससे कि हमने भी अपने टाइम पे कभी तैयारी करी है, वो है NCERT। NCERT से बढ़िया मटेरियल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिशिंग बुक्स है, उनसे अच्छा मटेरियल और कोई नहीं है। अगर बच्चे को अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, एग्ज़ाम निकालना है बेसिक क्लियर करके, तो वो NCERT से ही हो पाएगा। रही बात अगर मैं अपनी एकेडमी की बात करूं, देखिए हमें अभी 19वां साल चल रहा है, हमारे 18 साल से ज़्यादा का हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है।
और हमारी जो टीम है जो इस पे वर्क करती है स्टडी मटेरियल पे, जो R&D टीम है, ठीक है, वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ पर लगी हुई है। और एग्ज़ाम का पैटर्न जिस तरीके से चेंज होता है, जिस तरीके से क्वेश्चन की डिफ़िकल्टीज चेंज हो रही है, उस हिसाब से हम लोग अपने मटेरियल पे काम करते हैं। तो अदर देन NCERT, अगर आप DDA का मटेरियल को अगर आप प्रेफर करते हैं, तो मैं बस उसमें यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो मटेरियल बना है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ बनाया हमने। हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे टीम जो DDA के पीछे लगी हुई है, उन सब की अपनी मेहनत है उसके अंदर। और मेनली हमने NCERT बेस्ड पैटर्न पे ही सब कुछ रखा है। मतलब उसमें ये नहीं होगा कि हम NDA की बुक देकर आपको उसमें IIT के क्वेश्चंस कराएंगे या किसी और एग्ज़ाम के क्वेश्चन कराएंगे। तो वो बेसिकली आपकी NDA की प्रिपरेशन के लिए ही वो बुक तैयार की गई है। तो अगर आप चाहें तो वो भी आप अपने लिए प्रेफर कर सकते हैं। और दोज बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन, अमेज़ॉन पर वो बुक्स अवेलेबल हैं, जिनको आप आराम से आप उसको बाय कर सकते हैं। अभी जो हमारी इस साल जो लॉन्च हुई है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड पर, त्रिशक्ति के नाम से, उसमें भी हमारा मटेरियल अवेलेबल है। तो उस पर भी आप वहाँ पे जाकर आप अपना मटेरियल को बाय कर सकते हैं। उसके अलावा और भी जो टीचर्स के नोट्स होते हैं या वीडियो लेक्चर्स हैं, वो भी उस पर अवेलेबल है। अच्छा सर, जब बच्चा यहाँ 4 घंटे 5 घंटे बिताता है, उसके बाद जैसा आपने बताया कि 20 घंटे वो रूम पे वो कैसे तैयारी कर रहा है, तो उसमें जो उसकी सेल्फ स्टडी है वो कितनी इंपॉर्टेंस है? ठीक, देखिए सर, कोई भी कोचिंग है, कोचिंग का काम क्या होता है, एक कोच का काम क्या होता है। इंडियन टीम अभी क्रिकेट टीम आपको पता है, सब लोग वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। उसमें सब लोग अपने इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। किसी को कुछ ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि कैसे खेलना है और कैसे नहीं खेलना है, बट उस टीम का भी एक कोच है ना। तो कोच का काम क्या होता है, वो स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। स्ट्रेटजी डेवलप करके और टीम को किस तरीके से परफॉर्म करना है ना। इंडिविजुअल तो प्लेयर अपना कर ही रहा है परफॉर्म, बट एज अ टीम कैसे करना है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही काम एक कोचिंग एकेडमी का होता है। कोचिंग एकेडमी के अंदर जो टीचर्स होते हैं या मेंटोर्स हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि बेटा इस डायरेक्शन पे आपको चलना है और इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है अपनी। लेकिन अब उनके पास भी लिमिटेड टाइम है। देखिए 4 घंटे की क्लासेस होती है हमारे यहाँ पे, 4 से 6 घंटे की क्लासेस होती हैं। और उसके बाद बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी कितनी कर पा रहा है ना, वो डिपेंड करता है उस स्टूडेंट के ऊपर, उसकी ज़ील के ऊपर, उसमें कितनी अपने एग्ज़ाम को निकालने की फायर है ना, कितना जुझारू है वो बच्चा। तो वो सारी चीज़ उस बच्चे पे डिपेंड करती है। टीचर का काम है गाइड करना, डायरेक्शन देना, बाकी जो मेहनत है वो बच्चे की अपनी होती है। तो अगर बच्चे के अंदर एग्ज़ाम निकालने की एक ज़ील है तो वो फिर मतलब उसमें एक तरीके से टीचर्स के लिए एडवांटेज हो जाएगा, बिकॉज टीचर उनको डायरेक्शन देगा और उस डायरेक्शन को अगर बच्चा फॉलो करता है, और टीचर्स के बाद एक्सपीरियंस है इतना, उनको पता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो उन्होंने अप्स एंड डाउन सब देखे हुए हैं। जो बच्चे नहीं निकलते उनसे क्या गलती होती है वो भी टीचर्स को पता है। जो निकल रहे हैं उन्होंने क्या अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है वो भी टीचर्स को पता है। तो वो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको अच्छी तरीके से वो गाइड कर सकते हैं। और अगर बच्चा टीचर से कहने से अगर फॉलो करता है तो मतलब होपफुली ही कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम ईजिली। अच्छा सर, ये अभी तक क्वेश्चन मैंने वो पूछे जो बच्चों से हमने जानकारी ली उनसे। अब मेरा एक अपना क्वेश्चन है, जो बच्चे अभी आप जानते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे ज़्यादा यूज़ है, तो वो कितना उनको नुकसान पहुंचा रहा है अगर जो बच्चे उसमें यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे? ठीक है, देखिए सोशल मीडिया आज की डेट में, अभी बच्चे छोड़िए, अब अगर हम ओल्ड एज की भी बात करें, हम अपनी एज की भी बात करें, एज ग्रुप की, और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी बात करें, कोई छोटे बच्चे की बात करें, तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे आज की डेट में कोई अछूता नहीं है। अब दिस कैन बी अ बोन और इट कैन बी अ बिन, मतलब ये बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा भी कर सकता है और बहुत नुकसान भी कर सकता है। डिपेंड करता है कैसे यूज़ करता है, डिपेंड करता है उसके यूसेज पे। अभी बच्चे की जो एज होती है, जो एनडी में प्रिपेयर करने आता है, अभी उस बच्चा अभी टीनेज से निकला ही है या टीनेज पे है वो, अभी टीनेज में उस बच्चे को अभी पता नहीं है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और बहुत सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे, साइबर क्राइम में आप देख रहे हो, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट जब तक बच्चा अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, और उसको प्रिपरेशन करने के लिए क्या चाहिए, उसको एक गाइडेंस चाहिए, उसको एक मेंटोर चाहिए और उसको स्टडी मटेरियल चाहिए। इसके अलावा उसे एक माहौल चाहिए बस, है ना। इसके अलावा हम उसको कोई सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, कोई वो नहीं है। बस अपना 6-8 महीने 1 साल अपनी तैयारी करे,
1 साल के लिए उसको थोड़ा सा अपना इससे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सोशल मीडिया से, और 1 साल बाद जब एग्ज़ाम निकलता है उसका, उसके बाद उसकी लाइफ है। और मतलब लाइव सोशल मीडिया तो कहीं भागा नहीं जा रहा है, हो सकता है आज कोई ऐप चल रही हो, कल कोई नई चीज़ आ जाए। तो अगर वो इतना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो फिर उसके लिए मतलब अच्छा रहेगा। बट बिकॉज ओवर यूसेज, वो कब सुबह से रात हो जाती है सोशल मीडिया के अंदर, आप कोई भी आप ऐप चलाओ, पता नहीं चलता है बच्चे को, गेम खेल रहा है बैठ के तो रात हो गई, पूरा दिन निकल गया उसका। फिर जो उसने अपना टाइम टेबल बनाया होगा या स्ट्रैटेजी बनाई होगी तो वो फॉलो नहीं होगी तो उसको टेंशन होगी, फ्रस्ट्रेट होगा बच्चा, तो उससे टेंशन हो जाती है फिर बच्चे की लाइफ में। तो जितना वो मोबाइल से दूर रहे या जितना सोशल मीडिया से दूर रहेगा, एटलीस्ट जब तक उसकी प्रिपरेशन चल रही है तब तक उसके लिए वो बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज फिर मतलब सोशल मीडिया नुकसान भी दे सकता है। तो बच्चों, आपने देखा हमारे एकेडमिक हेड उदय मेहरा सर ने आपको बताया कि कैसे तैयारी करनी है, तो अपनी तैयारी करें क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है तैयारी के लिए। और दूसरा, ज़्यादा सर ने कहा सोशल मीडिया से फिलहाल जब तक आपका एग्ज़ाम है उससे दूर रहें। धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.